विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है गॉस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। गॉस के नियम ही हैं ये। एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस का नियम अवकल रूप में पूछा जाता है एग्ज़ाम में हर 1-2 साल के बाद में। व्युत्क्रम वर्ग से गॉस का नियम पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अवकल रूप में गॉस का नियम। ये दोनों ही टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से हमने लिए हैं। हम बात करते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस का नियम। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम यहाँ एक पृष्ठ देख रहे हैं जिसमें एक ठोस पृष्ठ है, पी एंगल है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जो सरफेस है उसका एंगल बना रहा है, थीटा या कुछ भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर माना किसी बिंदु O पर स्थित बिंदुवत पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा बाउंड है, S के द्वारा ये परिबद्ध है। संपूर्ण पृष्ठ S को क्षेत्रफल अल्पांशों में हम बांट सकते हैं, जैसे छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लें हम ds करके। उनमें से कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश P पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल है ds। यदि बिंदुवत आवेश Q से अल्पांश की स्थिति P की दूरी r है, O से P की दूरी r है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम से अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = kq/r², या हम सीधा कह सकते हैं कोई आवेश Q स्थित है जिसकी P बिंदु से दूरी r है, तो इस बिंदु पर O से P दूरी पर स्थित बिंदु पर O से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी kq/r²। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं kq/r²। चूँकि k यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट है जिसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r²। E = 1/4πε q/r², और इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, यानी आर की दिशा में होती है। चूँकि हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो निर्वात के लिए ε0 होता है और किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन होता है। यहाँ OP के अनुदिश एकांक सदिश r तथा एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, परमिएबिलिटी है। क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स d∅ = E.ds, चूँकि E इक्वल है 1/4πε q/r², r∩ds। r∩ds इक्वल हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये होता है ds cos थीटा। ds cos थीटा पिछले सभी वीडियो में हमने लगभग इसे फाइंड किया है, ds cos थीटा। यदि r तथा ds क्षेत्रफल के मध्य कोण थीटा है तो r∩ds r ds cos थीटा। चूँकि r यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इसका मॉड्यूलस है 1 के बराबर होगा और ये कहलाएगा ds cos थीटा। इक्वेशन 2 से 2 क्या कह रही है हमारी, 2 बता रही है कि d∅ = है 1/4πε q/r² r∩ds। इससे अगर हम यहाँ पर r∩ds की वैल्यू रख दें ds cos थीटा, तो ये होगा 1/4πε q ds cos थीटा/r²। d∅ घनकोण की परिभाषा से ds द्वारा r दूरी पर स्थित बिंदु P पर बनाया गया घनकोण d ओमेगा इक्वल में dA/r²। dA/r², चूँकि dA इक्वल है ds cos थीटा/r²। विद्युत क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत कुल फ्लक्स जो होगा वो होगा हमारा d∅ इक्वल में q/4πε और d∅ इक्वल में q/4πε और d ओमेगा। ये हमारी इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 हमने नाम दिया है d∅ = q/4πε d ओमेगा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ के सभी अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। संपूर्ण पृष्ठ S से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई होगा d∅ टोटल संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, या S q/4πε0 d ओमेगा, या q/4πε d ओमेगा। चूँकि d ओमेगा जो है संपूर्ण बंद पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ के अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए ठोस कोण का मान 4π होता है। अभी हमने कैलकुलेट किया था कल वाले वीडियो में कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 4π के
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और इंटू 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन या फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन। फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने यहाँ इसकी सहायता से प्राप्त किया है। डी फाई इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, डी फाई का इंटीग्रेट करके दोनों साइड पे, चूँकि डी ओमेगा इक्वल हमने रख दिया है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड में जो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर था उसकी जगह हमने डी ओमेगा पुट कर दिया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज होगा, तथा इसका हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाइंड करना चाहें कुल फ्लक्स, तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जैसे ही हम करेंगे तो डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन है वो 4 पाई के बराबर होता है। फाई इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई, यानी फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन। इससे यह क्लियर हो रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स इससे परिबद्ध आवेश के 1/एप्सिलॉन के गुणे के बराबर होता है। जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो फाई है वह उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश Q तथा 1/एप्सिलॉन के गुणे के बराबर होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स इससे परिबद्ध आवेश यानी Q तथा 1/एप्सिलॉन के गुणे के बराबर होता है। इसे गाउस का नियम कहते हैं। यह नियम बंद पृष्ठ के अंदर अनियमित रूप से वितरित आवेश के लिए भी पूर्णतः सत्यापित रहता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। गाउस का नियम किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स और इसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्यमान आवेश के संबंध को व्यक्त करता है। अभी अभी हमने देखा कि गाउस का जो नियम है उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन के गुणन के बराबर होता है। अर्थात गॉस के कथन के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के से बाहर की ओर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। इसका मान निर्वात के लिए होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। माना Q1 Q2 Qn तक के आवेश हैं, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध हैं, तो हम मान सकते हैं टोटल जो आवेश है वो सिग्मा Q इक्वल में Q। यदि इन आवेशों के द्वारा बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स होगा फाई इक्वल में E डॉट dA। और चूंकि फ्लक्स गाउस की प्रमेय के अनुसार फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन, यानी इन दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि फाई इक्वल होगा E डॉट dA बंद पृष्ठ का समाकलन और इक्वल में Q अपॉन एप्सिलॉन। यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में समान रूप से वितरित हो तो आयतन घनत्व रो हो, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं रो इक्वल DQ अपॉन dV, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, और DQ इक्वल में रो dV। संपूर्ण पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन में कुल आवेश की मात्रा Q इक्वल, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे DQ यानी रो dV संपूर्ण वॉल्यूम के लिए, इंटीग्रेशन साइन वॉल्यूम के साथ लगाएंगे। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में रखने पर Q की वैल्यू हम रख देंगे वहाँ पर, तो फाई इक्वल E डॉट dA और इक्वल में Q अपॉन एप्सिलॉन, Q की वैल्यू हमने रख दी इंटीग्रेशन साइन वॉल्यूम रो dV। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या कहती है कि हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, यानी E डॉट dA को हम डाइवर्जेंस डॉट E dV से हम लिख सकते हैं। और इक्वेशन 5 और 6 को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी राइट हैंड साइड में हम देखेंगे इक्वल डाइवर्जेंस डॉट E इक्वल क्या होगा रो अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन भी सेम है दोनों में, तो हम यहाँ देखेंगे डाइवर्जेंस डॉट E इक्वल रो अपॉन एप्सिलॉन। यह उपरोक्त समीकरण गॉस के प्रमेय का अवकल रूप है और यह समीकरण मैक्सवेल के 4 विद्युत समीकरणों में से एक है, यानी मैक्सवेल की प्रथम विद्युत समीकरण भी कहलाती है ये। अब हम पढ़ेंगे स्टोक्स-कार्ल थ्योरम। स्टोक्स-कार्ल थ्योरम के लिए हम देख रहे हैं कि एक हमने बंद पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ है यानी सर्कुलेशन है, परिसंचरण की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्षेत्रफल असंख्य अत्यल्प बंद पथों द्वारा परिबद्ध है। माना प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदिश क्षेत्र का परिसंचरण या कर्ल वामावर्ती है। कैसा है? वामावर्ती है, एंटी क्लॉकवाइज है।
इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकलन परस्पर बराबर एवं विपरीत होगा। जैसे हम यहाँ पर पृष्ठ की बात करते हैं, के से एल और एल से के से एल और एल से के टू एल यानी के से एल की तरफ जाएं और एल से के की तरफ जाएं, यानी इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल तो सेम होगा लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। के टू एल ए डॉट डी एल माइनस के एल टू के ए डॉट डी एल, या हम कह सकते हैं एल टू के ए डॉट डी एल यानी लाइन इंटीग्रल प्लस एल टू के ए डॉट डी एल इक्वल में 0। बाह्य परिसीमा के अतिरिक्त सभी पृष्ठों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलनों का योग 0 के बराबर होगा। इसलिए सभी अल्पांशों के परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलनों का योग परिसीमा यानी बाउंड्री के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलन के योग के बराबर होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, यानी पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर इस दिशा में और इस दिशा में लाइन इंटीग्रल एक दूसरे के बराबर होंगे, ऊपर नीचे बराबर होंगे, यानी पृष्ठ के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो लाइन इंटीग्रल है वो उसका टोटल 0 होगा। लेकिन जो बाउंड्री पर अगर हम अल्पांशों के कारण लाइन इंटीग्रल की बात करें तो वो हमें कुछ वैल्यू देगा, जिसे हम लिखते हैं सी ए डॉट डी एल इक्वल सिग्मा ए डॉट डी एल प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी ये जो है ओनली परिसीमा यानी बाउंड्री पर ही हमें इसका रेखा समाकलन देगा। कर्ल की परिभाषा के अनुसार लाइन इंटीग्रल जो है उसको हम लिख सकते हैं 1/dA ए डॉट डी एल, डी ए टेंड्स टू 0 हो। कर्ल की डेफिनेशन से कर्ल ए डॉट एन डी ए, यहाँ पर एन तथा क्षेत्रफल डी ए के लंबवत एकांक सदिश है, इसलिए हम डी ए भी है इसे लिख सकते हैं कर्ल ए डॉट डी ए। इक्वेशन 2 हमने यहाँ दी है, इक्वेशन 2 को 1 में रखने पर ए डॉट डी एल को हम कर्ल ए डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, कर्ल ए डॉट डी ए रख देंगे और ए डॉट डी एल इक्वल में कर्ल ए डॉट डी ए डॉट डी एल इक्वल कर्ल ए डॉट डी ए, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए। किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल उस पृष्ठ के परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कल के पृष्ठ के समाकलन के बराबर होता है। यानी लाइन इंटीग्रल जो है वो पृष्ठ समाकलन लाइन सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यही स्टोक्स कर्ल थ्योरम है। यह प्रमेय रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित करने के उपयोग में आती है। जैसे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ते हैं वैसे हम कर्ल थ्योरम भी पढ़ेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में होता है कि हम लाइन इंटीग्रल वॉल्यूम को सरफेस में और सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। वैसे ही जो कर्ल थ्योरम है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम है, वह सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में और लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के यानी परिवर्तित करने के उपयोग में आती है। थैंक यू।